हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे जो जेनेटिक्स का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, उसमें जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपके जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेड वे में। ठीक है, और जो मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं वो भी सभी रिपीट वे में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? ठीक है, जो आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या बनाता है? तो हम चारों ऑप्शन देख लेंगे। स्प्लिट जीन्स, विच्छेदी जीन जिसको हिंदी में बोलते हैं, बैक्टीरियल डीएनए, जीवाणु डीएनए, ठीक है, और सी डीएनए, बी डीएनए। तो ये जो है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है ये बनाता है आपका सी डीएनए। ठीक है, ये बनाता है सी डीएनए। सी डीएनए ये आप ध्यान रखिएगा। सी डीएनए में क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है कि जो डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, जो भी डीएनए आरएनए से होकर बनता है, मतलब जो आरएनए पे रहता है फिर ये डीएनए बनता है बिकॉज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। कुछ विषाणुओं में पाए जाने के कारण इसमें जो है आपका एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज समूह होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज समूह जो एंजाइम होता है ये आरएनए से डीएनए निर्माण को उत्प्रेरित करता है, जो आरएनए से डीएनए को बनाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आरएनए से डीएनए, यहां पे हम लिखेंगे, देखें, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बनाता है आरएनए से डीएनए का निर्माण यहां पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। देन यहाँ पे आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, अब हम चारों ऑप्शंस को देख लेंगे, आर डबल स्टैंडर्ड, हैव सिमिलर शुगर, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हैव सिमिलर पिरिमिडीन्स। तो क्या है बताइए, इसमें दोनों गुम्फित होते हैं, हैव सिमिलर शुगर, समान शर्करा होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, और ये समान पिरिमिडीन होते हैं। क्या होते हैं बताइए? ठीक है, क्या होते हैं बताइए इसमें? तो इसका सही आंसर होगा आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, जो द सिमिलैरिटी होती है डीएनए और आरएनए में, ये सिमिलैरिटी न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स पाए जाते हैं, और ये पॉलीमर्स होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस, जिसमें पिरिमिडीन और प्यूरिन होता है। दूसरा होता है आपका पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस। इसमें पहला होगा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होगा इसमें पेंटोज शुगर, तीसरा जो होगा ये होगा फॉस्फेट। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा
पेंटोज शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस में आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में आ जाएगा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। दूसरा होगा पेंटोज शुगर, तीसरा होगा फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पॉलीमर्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में समानता होती है किस चीज को लेकर के, तो ये समानता होती है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 3 इसमें होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। तो इसके आधार पर देखेंगे आप इन दोनों में सिमिलैरिटी, समानता डीएनए और आरएनए में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल और मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो आरएनए में नहीं होता है क्या, थायमीन, ठीक है, थायमीन नहीं पाया जाता है आरएनए में। तो थायमीन की जगह होता है, क्या होता है, देखिए डीएनए और आरएनए में दोनों में 4 नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, 4 नाइट्रोजनस बेस होता है दोनों में आपका। चार नाइट्रोजनस बेस होता है। इसमें क्या क्या होता है आपका, डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। आरएनए में आपका होता है, ये हो गया आपका डीएनए में, आरएनए में आपका होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। थायमीन नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ थायमीन नहीं पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन के जगह पे जो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन होता है, वहीं आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। बाकी ए, जीसी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों पाया जाता है आरएनए में, सिर्फ थायमीन नहीं पाया जाता है। थायमीन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। तो यही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजनस बेस, तो थायमीन इसमें लैगिंग होता है। दैट मीन्स कि आरएनए में थायमीन नहीं होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडेनिन इज, एडेनिन क्या है, ठीक है 4 ऑप्शन है इसमें, इसको देखेंगे, पिरिमिडिन, प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए ये क्या है। तो एडेनिन है आपका पिरिमिडिन, सॉरी एडेनिन है आपका इसमें प्यूरिन, एडेनिन है प्यूरिन, प्यूरिन इसका सही आंसर है, ठीक है, ये है आपका प्यूरिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। द एमिनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ कोडान द्वारा कोडित एमिनो एसिड है। कौन सी एमिनो एसिड है, इसमें चारों ऑप्शन हम देखेंगे, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा मेथियोनिन, इसका आंसर होगा मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है ये कोडेड बाय द स्टार्ट कोडान प्रोटीन सिंथेसिस में, एक स्टार्ट कोडान होता है, एक एंड कोडान होता है। तो स्टार्ट कोडान आपका होता है AUG, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, आरंभिक, इनिशिएशन कोडान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड है मेथियोनिन, इसमें जो है ये देखिए, जब ये पूरे यूकैरियोट्स में
जो इनिशिएशन कोडॉन होता है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और यूकैरियोट्स में ये जो है मेथियोनिन तथा इसमें यूकैरियोट में मेथियोनिन तथा जीवाणुओं में ये आपका फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है। ठीक है, मेथियोनिन होता है जो जीवाणुओं में ये फॉर्मुलिन मेथियोनिन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और इसमें आपका यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेथियोनिन होता है। इनिशिएशन कोडॉन जो होता है AUG जिसको बोलते हैं। ठीक है, AUG इसमें जो होता है ये इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथियोनिन AUG, ये हो गया इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं यूजी को। ये मेथियोनिन होता है यूकैरियोट्स में, ये होता है आपका मेथियोनिन किस में होता है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में होता है मेथियोनिन, और आपका जीवाणुओं में होता है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। ठीक है, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे क्वेश्चन शायद इसमें मैंने डलवाया है कि ये जो आपका फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन है ये किस में होता है, शायद आगे होगा, नहीं होगा तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया कि जीवाणुओं में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The genetic codon for formulated methionine in a bacterium is the genetic codon। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए अनुवांशिक कूट होता है। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, मुझे याद था कि मैंने डलवाया था ये क्वेश्चन। तो द जेनेटिक कोडॉन फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इज अ बैक्टीरियम इज, कौन सा होता है बताइए इसमें। तो ये होता है आपका AUG, मैंने बताया AUG को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, AUG को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जो होता है ये बैक्टीरियन में, तो इसमें जेनेटिक कोडॉन जो होता है ये होता है AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो हमने पहले देखा वो होता है मेथियोनिन, और इसमें होता है आपका फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। तो इसमें आपको टर्न करके ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड आर, अनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं अनुवांशिक कूट के, जेनेटिक कोड के? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम। द कोड इज ट्रिपलेट, द कोड इज डीजेनरेट, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कोड इज ट्रिपलेट में ट्रिपलेट कूट। ठीक है, इसमें प्रपहसित डीजेनरेट कूट जिसको प्रपहसित बोलते हैं, हसित, और नॉन ओवरलैपिंग संकेत। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, अनतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, और उपयुक्त में सभी। तो क्या होते हैं बताइए इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑल ऑफ द एबव, इसके सही ऑप्शन सही है। ठीक है, इनके जेनेटिक कोड के ये तीनों गुण होते हैं। आपका कोड ट्रिपलेट फॉर्म में होता है जेनेटिक कोड के, जैसे AUG UAG ऐसे आप जो देख रहे हैं जो जेनेटिक कोडॉन है। कोड डीजेनरेटेड, ठीक है, डीजेनरेटेड होता है। फिर ये आपका नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो जेनेटिक कोड के हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, उपयुक्त में सभी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, गुणसूत्रों के आरेखीय निरूपण को क्या कहा जाता है? आरेखीय निरूपण को क्या कहा जाता है बताइए, डायग्राम को क्या कहा जाता है, आरेखीय निरूपण को बताइए। आरेखीय निरूपण को जो है इसमें कहा जाता है क्रोमोसोम के, उसको आइडियोग्राफ। ठीक है, इसमें होगा कैरियोटाइप, कुपोषण, कैरियोटाइप हो जाएगा यहाँ पे, इडियोग्राम हो जाएगा, कार्डियोग्राम हो जाएगा, क्रोमोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोग्राफ हो जाएगा आपका। कैरियोटाइप ये आपका कुपोषण नहीं होगा भैया, ये गलत हो गया है। ये कैरियोटाइप को कैरियोटाइप ही लिखेंगे हम। ठीक है, कैरियोटाइप को आपको ऐसे लिख देंगे, कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप है ये। तो आपका कैरियोटाइप कुपोषण। ठीक है, कुपोषण कैरियोटाइप, और इडियोग्राम। ठीक है,
कार्डियोग्राम हो गया और क्रोमोग्राम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आइडियोग्राम, ठीक है। जब कोशिका में सभी गुणसूत्रों की बाह्य संरचना को संपूर्ण कैरियोटाइप, जब हम बाह्य संरचना को देखते हैं, गुणसूत्र जब हम क्रोमोजोम के बाह्य संरचना को देखते हैं, ठीक है, जब हम क्रोमोसोम के आउटर स्ट्रक्चर और इसमें आपका इसके नंबर्स आ जाएंगे, शेप आ जाएंगे, साइज आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप, उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। और अगर जो है इसकी, जबकि गुणसूत्र की आरेखीय निरूपण को, ठीक है, इसके जो आरेखीय निरूपण मतलब कि इसके स्ट्रक्चर के आउटर लाइंस कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर हैं उनको देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियोग्राम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडियोग्राम्स, ठीक है। तो कैरियोटाइप देख लीजिए, कैरियोटाइप जो है आप कब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ देगा, किसी क्वेश्चन अगर इनको रोटेट करना होगा तो इसमें पूछ देगा कि आपका कैरियोटाइप क्या होता है। तो कैरियोटाइप ये होता है कि जब इनके क्रोमोसोम के, जब हम आरेखीय स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की जब हम आरेखीय क्या बोलते हैं, संपूर्ण विवरण को देखते हैं उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। संपूर्ण विवरण में इनकी साइज आ जाएगी और शेप, साइज और इनके सारे मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये सब आ जाएंगे इसमें, तो इनको हम बोलेंगे कैरियोटाइप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड। गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है। गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका हम ऑप्शन देखेंगे, जीन लोकलाइजेशन, जीन स्थानीयन, जीन सीक्वेंसिंग, जीन अनुक्रम, क्रोमोसोमल मैपिंग, गुणसूत्र मानचित्र और डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोसोमल मैपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग हम इनको बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग, ठीक है, क्रोमोसोमल मैपिंग हम इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है। यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म के सभी गुणसूत्रों का संपूर्ण विवरण किया जाता है यहाँ पे, तो कैरियोटाइप कहलाता है। और एक अनुक्रम यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग, यहाँ पे अनुक्रम मतलब कि जीन को सीक्वेंस में लाया जाता है जिसको अनुक्रम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि जीन सीक्वेंसिंग। और जब इनके मानचित्रण और इनके सीक्वेंस को निर्धारण किया जाता है, मतलब मानचित्रण मैपिंग की जाती है, तब इनको बोलते हैं जीन क्रोमोसोमल मैपिंग, ठीक है, गुणसूत्र मानचित्र इनको बोलते हैं, गुणसूत्र पर जीन की निर्धारण करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीनोम टू अनदर इज कॉल्ड। डीएनए के एक खंड का जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन कहलाती है। चारों ऑप्शन हम देखेंगे इसमें, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, क्लीवेज विदलन, रिवर्सन परिवर्तन, मोर देन वन ऑफ द एबव उपयुक्त में से एक से अधिक, और नन ऑफ द एबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपको कहलाता है इसमें, ये आपको कहलाता है ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन इसमें से कहीं किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और इसको एक और हम वर्ड देते हैं कि जंपिंग जीन, ठीक है, जंपिंग जीन, इसको बोलते हैं जंपिंग जीन, क्योंकि अगर सीक्वेंसिंग की जा रही है यहाँ पे, जीनोम एक डीएनए के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अगर जीन कूद के से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसमें, तो जीन अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएगा, इसको हम बोलते हैं जीन जंपिंग, जंपिंग ऑफ जीन, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, ये कूद रहा है, ठीक है, यहां से वहां चला गया,
जबकि उसको तो अपने स्थान पर रहना था लेकिन यहां से वहां चला गया। इसको हम नाम देते हैं जीन जंपिंग जीन, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ अदर फेज, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है? गुणसूत्रों का कैरियोटाइप जो है किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है? तो इसका चारों ऑप्शन हम देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसकी जो गुणसूत्रों की कैरियोटाइप स्थिति मेटाफेज में देखी जाती है कि मेटाफेज में क्या होता है, ये आपका स्पिंडल फाइबर हो गया, ठीक है, और जितने भी गुणसूत्र हैं ये आपके बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग इनकी जो इनका जो ये बीच का जो ये पोजीशन होता है इसमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन के बाद ये अपना सेल प्लेट पर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, फॉर्मेशन में, और मेटाफेज में इनकी शेप ऐसे डिसाइड हो जाती है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मेटाफेज में इनका कैरियोटाइप का मतलब गुणसूत्र का जो साइज है, शेप है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है किसमें, मेटाफेज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, What are the differences in the specific regions of DNA sequence called during DNA fingerprinting? ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर होता है? प्रमुख भाग में क्या अंतर होता है? तो चारों ऑप्शन हम देखेंगे इसमें, नॉन रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा इनका रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस में जो अंतर आता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डीएनए सीक्वेंसिंग में बहुत सारे जीन्स होते हैं, इनका रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। मुख्य अंतर जो है मनुष्य में एक फिनोटाइपिंग कुछ क्षेत्रों में भिन्नता पता लगाने के लिए ये आधारित है, और जिसे दोहरावदार डीएनए कहते हैं। और यहाँ पे डीएनए का एक छोटा हिस्सा कई बार दोहराया जाता है, ठीक है, पता लगाने के लिए यहाँ पे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा लिया था, इसको कई बार दोहराया जाता है या फिर दोहराबंद, इसको वो क्या बोलते हैं, आपका रिपीटेटिंग डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज, उत्प्रेरक एंजाइम जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है, जाना जाता है। चारों ऑप्शन देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए गाइडेज। इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सही आंसर होगा इनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? इसमें जो है आपका रेस्ट्रिक्टेज एंडोन्यूक्लिएजेस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और ये जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है। डीएनए के दो अणुओं को जोड़ने हेतु लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इनमें जब जीन के इसमें लाइगेज का उपयोग किया जाता है जब दो अणुओं को जोड़ा जाता है डीएनए के, ठीक है, तो इसमें लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, लाइगेज एंजाइम। पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? जब हम डीएनए के कैन कट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, तो मान लीजिए इस भाग को हमें कट करना है, ठीक है, इस भाग को हमें कट करना है, तो इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन, इसको सीजर, कैंची भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैंची भी बोलते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीन एडिटिंग में, ठीक है। जब जीन एडिटिंग जब हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें आप देखेंगे कि डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम सीजर एंजाइम ही बोलते हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान है जीन एडिटिंग में। जब कोई जीन खराब हो जाता है या फिर उसमें मिसमैच हो जाती है, तो उसको कट करके हम नया इनकॉर्पोरेशन करते हैं वहां पे, जिसको बोलते हैं हम जीन एडिटिंग, ठीक है। तो ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
विच एंजाइम एक्ट्स एज बायोलॉजिकल सीजर, आगे आपका देखिए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप का बहुत उपयोग किया जा रहा है अभी, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपका 21st सेंचुरी में। और इसमें जब जैसे जैसे आविष्कार हमारे होते जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ इसमें सबसे बड़ा हेल्प है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन देखिए, बायोलॉजिकल सीजर किसको बोलते हैं इसमें, लाइगेज, पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोर देन एबव। तो इसको देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसका सही आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या रेस्ट्रिक्शन आपका क्या बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये जैविक कैंची को बोला जाता है। और ये जो है विशिष्ट पहचान, एक जीन का जो सीक्वेंस होता है उसकी पहचान की जाती है, फिर उसको कट करके उसको हटा के कहीं और जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब हम जीन में भी अदला बदली कर सकते हैं, और जो उसको जो कट किया जाएगा सीक्वेंस को, तो वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से ही कट किया जाएगा, ठीक है, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये आपका ओवरऑल थ्योरी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, लाइगेज, राइबोन्यूक्लियेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नन ऑफ द अबव। अगेन ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आर एंजाइम का ये आपका जो भी क्वेश्चन है आपका कि आरडीएनए और प्रौद्योगिकी में डीएनए का अणुओं में काटने के लिए, तो काटने के लिए हमेशा देखेंगे जब भी आपके क्वेश्चन में काटने छांटने की बात की जाए तो आप वहां पे देख लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन या एंडोन्यूक्लियस या फिर आपका मतलब रेस्ट्रिक्शन वर्ड जो है एंजाइम जो है ये आपका एज अ सीजर यूज किया जाएगा और इसका काटने छांटने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन चाहे जैसे भी ये घुमा लें, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट। पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में से सर्वप्रथम किसमें हुई। ऑप्शन देखेंगे हम, पिस्टिया, स्फेरोकार्पस, मैफ्रोलेपिस और पिनाज। बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा इसका स्फेरोकार्पस, ठीक है। स्फेरोकार्पस में जो है पौधे में फर्स्ट टाइम लिंग गुणसूत्रों की खोज हुई थी, ठीक है, ये स्फेरोकार्पस में हुई थी। स्फेरोकार्पस के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये जो है पौधों में सर्वप्रथम स्फेरोकार्पस में ही गुणसूत्रों को खोजा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछा भी है आपके पीजीटी एग्जाम में, बायोलॉजी के 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका 2003 के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है बायोलॉजी के कि स्फेरो किस पौधे में जो है गुणसूत्र की फर्स्ट टाइम खोज की गई थी क्रोमोसोम की, तो स्फेरोकार्पस, ओके। Which of the following is smallest RNA? वृत्ताकार इसमें कौन सा सबसे छोटा आरएनए है। ऑप्शन देखेंगे, mRNA, rRNA, tRNA और hnRNA। तो बताइए इसमें कौन सा सबसे छोटा आरएनए है, ठीक है। सबसे छोटा आरएनए आपका हो जाएगा tRNA। ये क्वेश्चन हमने एक बार और किया था कि tRNA सबसे छोटा आरएनए है, जब हम सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ये देखा गया था कि tRNA सबसे छोटा आरएनए है, ठीक है। ट्रिटिकेल क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिटिकेल पौधा किसके बीच अंतरजातीय संस्करण से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन हम देखेंगे, व्हीट एंड बार्ली, राइस एंड मेज, व्हीट एंड पैडी, व्हीट एंड राई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब व्हीट
और राई में क्रॉसिंग कराई जाती है, ठीक है, क्रॉसिंग कराई जाती है व्हीट और राई में, तो यहाँ पे क्या बनता है, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल यहाँ पे बनता है, ठीक है। ट्रिटिकेल पौधा जो है, ट्रिटिकेल क्रॉप प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। ट्रिटिकेल यहाँ पे देखिए, व्हीट और राई में जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के ये हाइब्रिड होता है पौधा, ट्रिटिकेल बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, व्हीट और राई का क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। Which of the following has maximum capacity to carry a foreign gene as a vector in terms of kbp? तो निम्नांकित में से एक वाहक के रूप में वाह्य जीन को केबीपी के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। सही आंसर होगा यक, ठीक है, यक नहीं याक, YAC। ये BAC होगा नहीं, प्लाज्मिड होगा नहीं, कॉस्मिड होगा नहीं, YAC होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा YAC। YAC को हम, YAC का फुल फॉर्म क्या होता है हम आपको बता दें, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, YAC को। इसमें क्या ज्यादा कैरी करने की, फॉरेन जीन को ज्यादा कैरी करने की क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस डीएनए पीसेस साइज वाइज इज कॉल्ड, ठीक है। डीएनए के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेशन, PCR, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताइए क्या कहलाती है इसमें, इसको बोलते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं जब हम साइज के आधार पर डीएनए के पीसेस को अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम साइज के आधार पर डीएनए को अरेंज करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, इसको बोलते, ये कैसे किया जाता है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। उस पे ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया जेनेटिक्स से, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ठीक है। जितने भी रोटेट करके क्वेश्चन किए गए हैं और या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आपके किए गए हैं, मैं सारे तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी। आप इसको बार बार देखिए, 1 से 2 बार, ठीक है, स्पीड बढ़ाकर देखिए, जैसे भी देखना है, तो आपको ये सारा रिमेंबर हो जाएगा, दिमाग में चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। और जैसे ही आपका पेपर सामने आएगा तो आप देखिए, देखते ही क्वेश्चन का आंसर पहचान लेंगे और टिक करके निकल लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ध्यान मन लगा करके। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, तो शेड्यूल हो गया है आपका एग्जाम, तो आप बार बार क्वेश्चन, आप एग्जाम के नजदीक आने का वेट ना करें, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू।